बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पोर्शन है। लेकिन उस पोर्शन को डिस्कस करने से पहले यानी लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं इलियोकोलिक स्फिंक्टर। अगेन स्फिंक्टर का वर्ड पहले भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि कार्डियक स्फिंक्टर जो स्टोमिक के और एसोफेगस के जंक्शन पे होता है, फिर स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर कोई भी मटेरियल या कंटेंट मूव करते हैं तो वो स्फिंक्टर कंट्रोल करता है उनकी मूवमेंट को कि वो आगे जाएं पीछे ना जाएं। तो इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है तो हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी पोर्शन है वो इलियम है, और जो कोलिक है ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा पोर्शन है जिसे हम कोलोन कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी ऐसा स्फिंक्टर जो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलिक लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा स्फिंक्टर जो इलियम लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे हो वो इलियोकोलिक स्फिंक्टर कहलाता है। अच्छा, ये पहले भी बात काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुकी है, जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की या कंटेंट की मूवमेंट है वो पेरिस्टालसिस के ज़रिए से हो रही है। तो अगेन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी मूवमेंट है वो पेरिस्टालसिस के ज़रिए से होती है, और जब पेरिस्टालसिस की वेव किसी भी स्फिंक्टर के जंक्शन पे पहुंचती है तो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। अगेन हमने डिस्कस किया कि स्फिंक्टर मस्कुलर रिंग होता है, जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, और जब इसके मसल रिलैक्स करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। तो आमतौर पे कोई भी स्फिंक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एक ही रूल को फॉलो करता है कि जब पेरिस्टाल्टिक वेव स्फिंक्टर के पास पहुंचती है तब वो ओपन हो जाता है, और जब कंटेंट अगले पोर्शन में चले जाते हैं तो तब वो क्लोज हो जाते हैं। तो सेम हमारे पास यही रूल यहाँ भी फॉलो हुआ है कि इंटेस्टिनल कंटेंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंटेंट मौजूद है और पुश्ड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट हो रही है वो किसके जरिए से हो रही है? पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। और जब इलियम एंड होती है तो इलियोकोलिक स्फिंक्टर मौजूद होता है, और ये फौरन ही उस पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी या वेव की वजह से ओपन हो जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो क्लोज हो जाता है। तो ये काम चलता रहता है, कभी ओपन हुआ कभी क्लोज हुआ। तो इस तरह टू अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू। अब यहाँ फूड का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि रेजिड्यू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पता है रेजिड्यू वो चीज़ होती है जो चीज़ पीछे बच जाए। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन वो पोर्शन है जहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, इस वजह से जब लार्ज इंटेस्टाइन में मटेरियल आएगा वो बचा हुआ मटेरियल आएगा, वो फूड नहीं होगा। ठीक है, फूड ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली क्या हो चुका है? डाइजेस्ट हो चुका है। तो जो रेजिड्यू है तो वो इलियम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्फिंक्टर के जरिए से इंटर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके तीन आप कह सकते हैं पार्ट है, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। अगर इन पोर्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ कि ये इलियम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन है, और ये जो बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये कोलोन है। ठीक है, लेकिन जो इलियम और कोलोन के दरमियान में एक छोटा सा जंक्शन मौजूद है। ठीक है, तो इसकी साइड से आप कह सकते हैं इलियम इस जंक्शन के अंदर ऐड होता है या दाखिल होता है, और ये जो जंक्शन है दूसरी तरफ कोलोन के साथ कनेक्टेड होता है। क्लियर? और इस जंक्शन को हम कहते हैं सीकम। तो ये ब्लाइंड सैक है, इसका एक एंड बंद होता है। हमने वर्ड जो ब्लाइंड हम इस्तेमाल करते हैं ब्लाइंड सैक, वो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो एक तरफ से बंद हो और एक तरफ से खुला हुआ हो। तो इलियम से खुराक आती है और कोलोन में चली जाती है। तो ये वाला जो आप कह सकते हैं हिस्सा है आगे से बंद है, इसको ब्लाइंड एंड भी कहा जाता है। तो सीकम है क्या? एक ब्लाइंड सैक है जिसका एक तरफ से एंड बंद है, दूसरी तरफ से एंड कोलोन के साथ कनेक्टेड प्रोजेक्ट, और ये मौजूद किसके दरमियान है? लार्ज इंटेस्टाइन में इलियम और कोलोन के दरमियान मौजूद है। यानी इट इज़ ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इलियम और ये कोलोन के दरमियान मौजूद है। अच्छा, इसका जो ब्लाइंड एंड है, ब्लाइंड एंड से मुराद जो बंद वाला एंड है, इस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होता है, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। तो फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम का जो ब्लाइंड एंड है देयर अराइज फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। अच्छा, अपेंडिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कोई एस्टेब्लिश फंक्शन नहीं है,
जैसे एस्टेब्लिश फंक्शन वो होता है, जैसे हम कहते हैं हार्ट पंप करता है ब्लड को, एक एस्टेब्लिश फंक्शन है। हमारा जो ब्रेन है वो थिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी के सारी हिस्से को कंट्रोल करती है, ये एस्टेब्लिश फंक्शन है। हमारी जो आंखें हैं वो देखने का काम करती हैं, ये एस्टेब्लिश फंक्शन है। हमारा नाक सूंघने का काम करती है, ये एस्टेब्लिश फंक्शन है। तो अपेंडिक्स के बारे में कहा जाता है कि इसका अभी तक कोई एस्टेब्लिश फंक्शन डिस्कवर नहीं हुआ। काफ़ी सारे साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसान के जो इंसेस्टर थे, जो एवोल्यूशन वाले लोग हैं, वो कहते हैं इंसान के जो इंसेस्टर थे उनमें ये फंक्शनल थी, लेकिन इंसान में आके ये अपने फंक्शन को लूज़ कर चुकी है। बहरहाल इसके से रिलेटेड, इसके फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस मौजूद हैं, लेकिन एस्टेब्लिश फंक्शन अभी तक मौजूद नहीं है। फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम देयर अराइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अपेंडिक्स। अच्छा, बाद दफ़ा फूड के जो कंटेंट हैं, जब इसमें अब ये जो फूड के कंटेंट है बाद दफ़ा अपेंडिक्स के अंदर चले जाते हैं। अब अपेंडिक्स से आगे कोई रास्ता नहीं है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से बाद दफ़े इसकी ओपनिंग बड़ी हो जाती है और जो फूड के कंटेंट है वो इस अपेंडिक्स में चले गए, आगे वो कहीं जा नहीं सकते, तो वो इसमें ही गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाती है। तो इस बीमारी को, जिसमें अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाती है। जो वर्ड है ना आइटिस, किसी भी बीमारी के एंड पे आ जाए वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहलाएगी। हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमिक, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। तो अपेंडिक्स बाद दफ़ा इन्फ्लेम्ड हो जाती है ड्यू टू इन ट्रैपिंग, के वहाँ फंस जाते हैं। पट्रिफिकेशन, गलना सड़ने को कहा जाता है। अ फूड काजिंग अपेंडिसाइटिस, फिर जाहिर बात है इसका इतना शदीद पेन होता है कि उसको फिर ऑपरेशन के ज़रिए से रिमूव करवाना पड़ता है। तो ये हमारे पास अपेंडिक्स से रिलेटेड बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंडिक्स एंड अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स ये स्ट्रक्चर का नाम है और अपेंडिसाइटिस ये उस डिजीज़ का नाम है जो इन्फ्लेमेशन हुई है अपेंडिक्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन क्या है। जिस वक्त रेजिड्यू स्मॉल इंटेस्टाइन से बचने वाला मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, साल्ट्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। तो वाटर और साल्ट को ब्लड के अंदर इस जगह एब्जॉर्ब करवाया जाता है। अच्छा, अगर आप देखें हमारे पास जो मटेरियल है वो असेंडिंग कोलोन में दाखिल होगा और कोलोन के 4 पोर्शन है। कोलोन का वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो ट्रांसवर्स, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो डिसेंडिंग, और जो एंड पे एक मोड़ सा आता है वो सिग्मॉइड कोलोन कहलाता है। एंड पे फिर हमारे पास रेक्टम आ जाता है और उसके बाद लास्ट पोर्शन जो एनस, जो ओपनिंग है वो एनल ओपनिंग कहलाती है। अच्छा, यहाँ एक जो बहुत अहम कॉन्सेप्ट वो ये है, फूड इलियम से कोलोन में जाता है। अब कोलोन इतना बड़ा क्यों बनाया गया है, उसके बाद फिर रेक्टम, हालांकि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता था, ये इतना बड़ा रूट क्यों दिया गया? उसकी वजह ये है क्योंकि जब इलियम में खुराक होती है वो जूसी शक्ल की होती है, लिक्विड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर और साल्ट होते हैं। अगर कोलोन को यहाँ बना दिया जाता, मैं कहता हूँ कि यहाँ कोलोन, तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे इतना ज़्यादा वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते थे। दूसरी चीज़, जब मटेरियल ऊपर जाएगा तो इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और जब मूवमेंट स्लो होगी तो आसानी से एब्जॉर्प्शन अच्छे अंदाज में हो सकती है, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ग्रेविटी भी रोल प्ले कर रही है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो स्लो होगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाएंगे तो थोड़े रैपिड होगी। तो इस वजह से इसको ऊपर इस वजह से ले जाया गया ताकि एक तो काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाए, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन अच्छे अंदाज में होगी। तो बहरहाल ये आप लोगों ने याद रखने के वाटर और साल्ट ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाला पोर्शन है उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं इस एब्जॉर्प्शन में। 2 तरह के एबनॉर्मेलिटी, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अब होता क्या है कि हमारे पास जिस वक्त वाटर मौजूद है रेजिड्यू के अंदर, जो मटेरियल बच गया है उसमें वाटर मौजूद है, अब वाटर की एक नॉर्मल और मॉडरेट एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, ना ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़रूरत से कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो एक आइडियल कंडीशन है।
तो बाज़ दफ़ा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ये अब नॉर्मल कंडीशन है। और बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन या ना होने के बराबर एब्जॉर्प्शन होती है, ये भी अब नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन क्या है कि इसको मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। अच्छा, अगर एब्जॉर्प्शन ना होने के बराबर हो कि इफ़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट डज नॉट टेक्स प्लेस, तो जो सारा पानी है वो इस रेजिड्यू के साथ ही आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा। तो इसको हम कहते हैं ये डायरिया हो गया या मोशन लगे, क्योंकि जो मोशन लगते हैं बंदे को, तो आपने देखोगे जो फीसेस होते हैं वो आमतौर पे लिक्विड शेप में आ जाते हैं। डायरिया होता क्या है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, कोई ड्रग एक्शन की वजह से हो जाए, या कोई बाज़ दफ़ा इंसान अगर बहुत ज़्यादा उसको डर लगे तब भी डायरिया हो जाते हैं, वोमिटिंग भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकते हैं। इफ़ेक्ट क्या होगा अगर हमने इसको चेक ना किया, इसको ट्रीट ना करवाया, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है और ये इंसान की जान भी ले सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिस वक्त किसी को डायरिया हो जाए और 1 या 1.5 दिन गुजर जाए और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के मोशन लग रहे हो, तो उनको एक सलूशन दिया जाता है जिसका नाम है ORS। ORS ये क्यों दिया जाता है, इसका लफ्जी मतलब है ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशन, कि जो डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हुई है, ORS ऐसा सॉल्यूशन है जो इस डिहाइड्रेशन को दोबारा रीहाइड्रेट करेगा, यानी बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है उसको पूरा करेगा। इस वजह से ये एक रिकमेंडेबल है, किसी को अगर मोशन लगे और 1 दिन गुजर जाए तो वो ORS थोड़ी सी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना शुरू कर दे। ORS उसकी बॉडी को डिहाइड्रेट, वरना क्या होगा अगर 2-3 दिन मुसलसल ये कंडीशन रही तो फिर इतना ज़्यादा पानी कम होगा, फिर ड्रिपें लगना शुरू हो जाती है। इस वजह से अगर किसी को थोड़ी सी भी मोशन की कंडीशन ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी 1-1.5 दिन गुजर जाए, तो फिर उसको ORS लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को स्लो करेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, सपोज मैं कहता हूँ वाटर ऑलमोस्ट 90% एब्जॉर्ब हो गया, तो जो रेजिड्यू हो जाएगा जाहिर बात है वो लिक्विड की बजाय जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा वो उतना सॉलिडिफाइड होता चला जाएगा। और अगर सॉलिडिफाई हो तो आपको पता है कि सॉलिड चीज़ का यहाँ से पास करना मुश्किल होता है, फिर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है इसको पास करवाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो गई। क्लियर? तो बाद दफ़ा ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साल्ट से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मेलिटी है जो फेस करना पड़ सकती है। अच्छा, जिस वक्त वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब हो गए तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसको फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और बॉडी से बाहर जो मटेरियल आता है उसको फीसिस कहा जाता है। अच्छा, बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फीसिस की कंपोजिशन लिखें, तो फीसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो वो फीसिस के साथ बाहर आते हैं। प्लांट फाइबर्स जैसे सेलुलोज वगैरह जो प्लांट के सेल वॉल में होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होते, वो प्लांट फाइबर कहलाते हैं। स्लफ्ड म्यूकोजल सेल, आपको पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो म्यूकोजा कहलाती है। 3 लेयर होती है ना, बाहर वाली सेरोजा, मस्कुलर लेयर और फिर सबसे अंदर वाली म्यूकोजा। तो जब मटेरियल उस म्यूकोजा से गुजरता है तो उसके प्रेशर की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से बाद दफ़ा म्यूकोजा के सेल उखड़ उखड़ के उसमें शामिल हो रहे होते हैं। आपको पता है कल भी हमने डिस्कस किया था जो लास्ट लेक्चर है कि क्रिप्ट्स मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन में, जो उन शेडेड जो सेल्स होते हैं, जो सेल उखड़ गए हैं उनको रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो स्लफ्ड उखड़े हुए म्यूकोजल सेल होते हैं, म्यूकस होती है, हमारी सारा डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से कवर होते हैं म्यूकस के ज़रिए से। म्यूकस क्या कर रही होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही होती है। कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो और बाइल पिगमेंट, ये हमने लिवर वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। जो बाइल पिगमेंट जिन्होंने फैट को इमल्सिफाई किया था, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट किया था, वो फिर फीसिस के, और फीसिस का जो कलर होता है डार्क ब्राउन हो येलो हो, वो इन बाइल पिगमेंट की वजह से होती है, और थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर और साल्ट की भी होती है। अच्छा, इसी तरह हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे लार्ज इंटेस्टाइन में बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं। हार्बर का मतलब होता है रहना। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है काफ़ी सारी पॉपुलेशन बैक्टीरिया के अपने पास रखती है, और ये वाइटामिन बनाते हैं, और ख़ासतौर पे विटामिन के बनाते हैं, और जो फ़ौरन ही बनने के बाद ब्लड में चला जाता है। अच्छा, विटामिन के हमारी वैसे तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन विटामिन के का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में, हमारे जो ब्लड क्लॉट करता है। इस वजह से जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये बैक्टीरिया आमतौर पे उनकी डेथ हो जाती है एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक को तो नहीं पता कि ये बेनिफिशियल है, या अगर एंटीबायोटिक का एक्शन ऐसा है
वो इन बैक्टीरिया को भी मार सकती है। तो अगर इनकी ज़रूरत से ज़्यादा डेथ हो जाए तो बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड में भी कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अगर देखें ना आप एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट देखें तो उसमें ब्लड से रिलेटेड भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हमें नज़र आते हैं। अच्छा, उसके बाद जब फूड आप कह सकते हैं सारे प्रोसेस से गुजर के कोलोन को क्रॉस करके आती है तो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है और फिर वक्तन फ़वक्तन एनस के ज़रिए से फीसिस की शक्ल में इसको बाहर निकाला जा रहा होता है। तो रेक्टम का जस्ट फंक्शन ये है कि टेम्पोरेरी स्टोर्ड कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, रेजिड्यू है, और फिर रिजेक्टेड थ्रू एनस। अच्छा, उसके बाद डेफिकेशन क्या होती है? रेक्टम जिस वक्त वेस्ट मटेरियल से फिल हो जाता है, अब ये नहीं है कि थोड़ा सा फूड रेक्टम में आया और फ़ौरन ही एनस के ज़रिए से बाहर आ गया, ऐसे तो नहीं होता। बेसिकली होता ही है कि ये जो रेक्टम है और यहाँ कुछ मसल्स के स्फिंक्टर मौजूद होते हैं जिन्होंने इस पैसेज को क्या किया होता है, क्लोज किया होता है। अब रेक्टम में फूड आना रेजिड्यू आना शुरू होता है तो थोड़े से रेजिड्यू से ये कभी भी ओपन नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ दो किस्म के मसल्स होते हैं। एक होते हैं स्फिंक्टर मसल, स्मूथ मसल, वो अनकॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं या इनवॉलेंट्री होते हैं। दूसरे होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल आमतौर पे कॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं। तो इस वजह से ये जो स्फिंक्टर है ये कॉन्शियसली कंट्रोल्ड है, यानी ये इंसान इसको ऑर्डर दे सकता है कि इसको ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है कि जिस वक्त रेजिड्यू यहाँ के जमा होना शुरू होता है और जो ही ये फिल होता है तो फिल होने के बाद रेक्टम की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर आएगा, ठीक है। अब वो जब रेक्टम की दीवारों के ऊपर प्रेशर आएगा फ़ौरन ब्रेन को मैसेज जाएगा कि रेक्टम फिल हो चुका है, अब इस स्फिंक्टर को ओपन किया जाए। अब ब्रेन फिर सोचता है क्या इसको ओपन करना चाहिए, क्योंकि जो डेफिकेशन का प्रोसेस है, फीसिस को बाहर निकालने का प्रोसेस है, ये हर जगह तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं वॉशरूम, इंसान वॉशरूम जाने की जो ख्वाहिश पैदा हुई है, अच्छा ये जो ख्वाहिश पैदा हुई है कि फीसिस को बाहर निकाल दिया जाए कि क्योंकि रेक्टम फिल हो गया, इसको हम कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स, एक ख्वाहिश पैदा हुई है। अब फिर ब्रेन सोचता है कि क्या वाकई वो जगह आ गई ही है जहाँ डेफिकेशन होनी चाहिए, यानी वॉशरूम वगैरह। तो जो ही वो उस जगह पे आके बैठता है इंसान तो फ़ौरन ही ब्रेन से मैसेज आता है इस स्फिंक्टर को ओपन कर दिया जाए और सारा मटेरियल एनएस के ज़रिए से बाहर चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं ये जो फीसिस का बाहर निकालना है डेफिकेशन। फिकेशन फीसिस से रिलेटेड है, डेफिकेशन रिमूवल ऑफ फीसिस को कहा जाता है। तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स की समझ आ गई कि ये वो ख्वाहिश है जिसमें इंसान कहता है मैंने वॉशरूम जाना है। तो ये कॉन्शियसली इनहिबिटेड होता है, तो इंसान इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन्फेंट कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है उसको न्यू बॉर्न कहा जाता है, नया बच्चा। लेकिन 2 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। तो 2 साल तक का जो बच्चा है, आपने देखा होगा क्या कि बच्चों के अंदर ये जो फीसिस हैं ये कंट्रोल नहीं होते, बल्कि आप कह सकते हैं जो पोटी का वर्ड है बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी वक्त भी उनकी बाहर आ जाती है, वह उनको जगह की कैद नहीं होती। उसकी वजह ये है, अब ये बच्चों का कसूर नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला ने बनाया ही उनको इस तरह है कि जिस वक्त जो ही फील हुआ और उसके बाद वो सारा का सारा मटेरियल बाहर आ जाता है, वहाँ अभी बच्चे इसको, लेकिन जो उम्र बढ़ती है बच्चा फिर उस स्फिंक्टर को कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। इस वजह से 3-4 साल तक जो बच्चे हैं वो इनको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये भी ज़रूरत है क्योंकि बच्चा पहले 1-2 साल में तो बोलना ही नहीं जानता, तो उसको नहीं बताया, वो नहीं वॉशरूम नहीं जा सकते, उसको चलना नहीं आता। इस वजह से अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसे रखा है कि जो ही ये फिल हो और उसके बाद फ़ौरन ही मटीरियल बाहर आ जाए। तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैंने बार बार हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस है, ये सारा पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन के, शॉर्ट क्वेश्चन के, एमसीक्यूज़ के हवाले से और ख़ास तौर पे एंट्री टेस्ट के हवाले से ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इस वजह से इसका हर कॉन्सेप्ट, हर लाइन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास जो आखिरी पोर्शन है वो कुछ डिजीज़ से रिलेटेड है, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।